इस वीडियो में आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि वर्ष 2020 में डीएलएड 2018 बैच के नॉन प्रमोटेड अभ्यर्थियों के तृतीय सेमेस्टर के समय पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप वर्ष 2020 में पूछे गए तृतीय सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तृतीय सेमेस्टर के गणित के पूरे पाठ्यक्रम को डिटेल में समझाया गया उस डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा। साथ ही पिछले 5 वर्षों में संस्कृत और गणित के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन नंबर 3 पंडित जगन्नाथ सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 सलीम सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़ इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? ऑप्शन नंबर 3 मीर कासिम सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती इसके सही उत्तर होंगे। सातवां प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 बैकाल सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र उद्योग सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, पंपाज क्या है? ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंधीय वन सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, संविधान में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, इससे संबंधित प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको ट्रिक के माध्यम से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बता रखा है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद से किस देश से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है आपको कभी भविष्य में नहीं भूलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 12वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? ऑप्शन नंबर 4 राज्य विधानसभाओं द्वारा सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 12 सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 मुंबई सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 भू राजस्व सही उत्तर होगा क्योंकि भू राजस्व कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जिसका जवाब आपको 30 शब्दों में देना होता है। 16वां प्रश्न था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। आपसे सिर्फ द्वितीय युद्ध कब हुआ था पूछा गया था तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है, शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो उनके द्वारा 2 कर प्रमुख रूप से लगाए गए थे, पहला सरदेशमुखी कर और दूसरा चौथ कर। 18वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? आज़ाद हिंद फौज के पराजय के बहुत से कारण थे लेकिन अगर मुख्य कारण की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के दावे के बाद इस फौज को पराजय मिली थी। 19वां प्रश्न है, भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 20वां प्रश्न है, जैव मंडल किसे कहते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के वे सभी क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है उनका समन्वय रूप ही जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल का विस्तार समुद्र के भीतर 11 किलोमीटर तक और धरती पर 17 किलोमीटर ऊपर तक माना जाता है। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो जैव मंडल उस भाग को कहेंगे कि जहां पर भी जीवन संभव है वो सभी जैव मंडल के अंतर्गत आता है। 21वां प्रश्न है, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। हिमालय के बहुत सारे दर्रे हैं जैसे कि बनिहाल दर्रा, बारालाचा दर्रा, बिलाफोंड दर्रा और बुर्जिरा दर्रा। इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख करिए। पहला कारक आप लिख सकते हैं अक्षांश रेखाएं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सूर्य पृथ्वी पर कितने एंगल पर पड़ रही है, या तो लंबवत पड़ रही है या फिर कितने एंगल पर पड़ रही है, इसका निर्धारण जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं उससे निर्धारित होता है। यानी कि अक्षांश रेखा
पूरी तरीके से प्रभावित करती है भारत की जलवायु को, क्योंकि आप देखेंगे जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग उस एरिया में लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा तो बरसात भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जलवायु देख लीजिए पूरी तरीके से अक्षांश रेखाओं पर ही निर्भर कर रही है। इसके अलावा अगर दूसरे कारक की बात की जाए तो ऊंचाई, दाब, पवन आदि ये सभी प्रमुख कारण हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने के संदर्भ में। 23वां प्रश्न है, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। वन संरक्षण के उपाय के तौर पे आप लिख सकते हैं कि वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा, पेड़ों के काटने पर रोक लगाना चाहिए। इसके अलावा वन में यानी जंगलों में आग ना लगे, इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और वनों को अधिक चराई से भी बचाना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं वन संरक्षण के। 24वां प्रश्न है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योग उन उद्योग को कहा जाता है जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है, यानी कि परिवार के सदस्यों के द्वारा ही कोई छोटा मोटा उद्योग करना कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। 25वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख करिए। गैर परंपरागत साधन मतलब कि जो भविष्य में जाकर के समाप्त ना हो, ठीक है, और परंपरागत ऊर्जा मतलब जो भविष्य में जाकर के या फिर जिनकी सीमित मात्रा उपलब्ध है। प्रश्न में आपसे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उल्लेख करने के लिए बोला गया है, तो आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बात करेंगे 26वें प्रश्न की, संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। प्रश्न में भारतीय संविधान के अभिभावक की बात की गई है। अभिभावक का कार्य ये होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं या फिर उनकी देखरेख करते हैं। तो भारतीय संविधान की देखरेख या फिर उनके संरक्षण का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि अगर आपके संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी उसका रक्षक कहा जाता है। इसी वजह से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिभावक भी माना जाता है। 28वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद के कार्य में आप लिख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण होता है। इसके अलावा पूरे देश में शासन संचालन का कार्य मंत्रिपरिषद ही करती है। इसके अलावा पूरे राष्ट्र के धन का विनियमन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। 29वां प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 30वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। तो बैंक का कार्य क्या होता है कि जब आपको धन की जरूरत है तो आपके द्वारा जो धन जमा किया गया है उसके आपके मांग के आधार पर बैंक आपको देता है या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक क्या करता है कि अगर बैंकों को धन की जरूरत पड़ती है तो वो बैंकों को धन उधार के तौर पर यानी कि लोन के रूप में उनको देता है। यानी कि बैंक जो सर्विस आम आदमी को देती है, रिजर्व बैंक भी वही सर्विस बैंक्स को देती है। तो इसी वजह से रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है। 31वां प्रश्न था, मराठों के पतन के कारणों का उल्लेख करिए। बहुत से कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि देखिए, एकता का अभाव था, दूसरा दृढ़ संकल्प का अभाव था, तीसरा योग्य नेतृत्व का अभाव था, दूरदर्शिता और कूटनीतिक अयोग्यता थी, आदर्शों का त्याग कर दिया था उनके द्वारा, जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। इसके अलावा दोषपूर्ण सैन्य संगठन था, यानी कि जो सैनिकों का संगठन था वो दोषपूर्ण तरीके से किया गया था। इसके अलावा कुप्रशासन और दूषित अर्थव्यवस्था भी प्रमुख कारण थे मराठों के पतन के। 32वां प्रश्न था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल सुधारों का काल था, स्पष्ट करिए। विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत सारे सुधार के कार्य किए गए थे, इसी वजह से इनका काल सुधारों का काल कहा जाता है। अगर इनके महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की जाए तो इनके द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किया गया, सामाजिक सुधार किया गया, शिक्षा संबंधी सुधार किए गए और आर्थिक सुधार किए गए थे। सामाजिक सुधार की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा सती प्रथा का अंत कराया गया,
ठगों का अंत कराया गया। मानव बलि देने का जो प्रथा था उसका भी अंत इनके काल में हुआ। इसके अलावा दास प्रथा का भी अंत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कन्या वध का प्रतिबंध भी इनके द्वारा ही लगाया गया था और हिंदू उत्तराधिकार में परिवर्तन का जो नियम लाया गया था वो भी विलियम बेंटिक के द्वारा ही लाया गया था। इसके अलावा अगर प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार की बात की जाए तो इनके द्वारा फौजदारी न्यायालयों का कार्य कमिश्नर को सौंपा गया। इसके अलावा इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई और सन 1832 में बेंटिक ने एक कानून पारित कर भारतीयों के उच्च पदों पर नियुक्त होने के दरवाजे खोल दिए थे। तो ये कुछ प्रमुख उनके द्वारा सुधार प्रशासनिक सेवाओं में की गई थी और सामाजिक सुधार आपने पढ़ ही लिया। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित सुधार भी उनके द्वारा किया गया था और आर्थिक सुधार के लिए भी उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए थे, जिसकी वजह से ही उनका जो काल था उसको सुधारों का काल कहा जाता है। 33वां प्रश्न था, राजा राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजा राम मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र थे और संभाजी के सौतेले भाई थे। वे 1689 में मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या कर दिए जाने के बाद से मराठा साम्राज्य के तृतीय छत्रपति बने थे। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, जिसमें वो अधिकांश समय मुगलों से युद्ध करने में ही उलझे रहे। 34वां प्रश्न था, डच कौन थे? उनका भारत में आगमन कब और क्यों हुआ था? तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। इनका भारत में आगमन की अगर बात की जाए तो 1600 ईस्वी के आसपास इनका भारत में आगमन हुआ था। और क्यों हुआ था? तो भारत के साथ होने वाले पुर्तगाल के समृद्धशाली व्यापार को देखते हुए डचों को भी पूर्वी देशों से व्यापार करने की इच्छा हुई, तो वो भारत में व्यापार करने की इच्छा लेकर ही भारत में प्रवेशित हुए थे और मसालों का व्यापार डच के द्वारा किया जाता था। हालांकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी निर्माण हो चुका था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था। लेकिन डचों ने भारत में व्यापार को अधिक महत्व देते हुए राजनीति से दूर रहते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जाए कि डच जो थे वो पूरी तरीके से व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आए थे। 35वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। सौर ऊर्जा के विकास पर बल इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि ये गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। जिस प्रकार से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी भविष्य में जाकर के खत्म होने वाले हैं क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा की बात की जाए जिसमें सौर ऊर्जा प्रमुख ऊर्जा है, वो भविष्य में समाप्त नहीं होने वाला है। इसके वजह से ही इसके विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है ताकि परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग को कम करके गैर परंपरागत ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, जिसमें सौर ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। 36वां प्रश्न है, मौसम तथा जलवायु से आप क्या समझते हैं? मौसम की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मौसम का अर्थ किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की विशेष स्थिति से होती है। और यहाँ पर जो विशेष स्थिति है उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि वहाँ पर वायु का दाब, ताप, इसके अलावा जो वायु बह रही है उसके बहने की गति, ये कुछ प्रमुख कारक होते हैं जो कि मौसम का निर्धारण करते हैं। अगर जलवायु की बात की जाए तो एक वृहत क्षेत्र में मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको समझने की ज़रूरत है कि मौसम जो होता है वो छोटे भूभाग के लिए होता है और कम समय के लिए होता है, जबकि जलवायु जो होता है वो बड़े भूभाग के लिए होता है और काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज अभी धूप है और शाम तक बारिश होने लगी तो आप लोग कहते हैं मौसम में परिवर्तन हुआ है, ये नहीं कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक प्रोसेस होता है, यानी कि एक लंबे समय में मौसम जो विभिन्न प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं उनके औसत को ही जलवायु कहा जाता है, जबकि मौसम में परिवर्तन क्षण समय पर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मौसम और जलवायु के अंतर को आप समझ चुके होंगे। बात करेंगे 37वें प्रश्न की, पर्यावरण मित्रता क्या है, समझाइए। पर्यावरण मित्रता से तात्पर्य पर्यावरण से दोस्ती से है। जिस प्रकार से आज पर्यावरण का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो भविष्य में जाकर के हम लोग जो सतत विकास का कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसमें बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए ही मानव समाज का विकास करना सम्मिलित है, तो वो तभी संभव है जब हम लोग पर्यावरण से मित्रता रखें, यानी कि पर्यावरण को बिना कोई प्रभावित किए हम लोग भविष्य में अपने विकास की कल्पना कर पाएँ, तो यही पर्यावरण मित्रता कहलाता है। शादी विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और समझौता कराने और विवादों को जल्द निपटाने के उद्देश्य से ही सन
1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के तहत ही हर नगर में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई। 39वां प्रश्न है, लोकसभा की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो लोकसभा की प्रमुख शक्तियों में विधायी शक्ति यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति होती है, दूसरा वित्तीय शक्ति, तीसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति, चौथा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, पांचवा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करने की शक्ति और छठवां जनता की शिकायतों का निवारण करने की शक्ति प्रमुख रूप से शामिल है। बात करेंगे 40वें प्रश्न की, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि बैंक के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिजिटल फॉर्म में अगर आप इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करते हैं तो इसे ही ई बैंकिंग कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर सोशल साइंस का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2020 में पूछे गए तृतीय सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।